वो वहां पर इफ्तार नहीं करने गए थे। इफ्तार को, रोजे को, रमजान को, ईद को और मुसलमानों को बदनाम ना करिए। आप वहां पर गए थे कंट्रोवर्सी क्रिएट करने, आप वहां पर गए थे उनकी हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए। इस तरह का वेस्ट जो है वो नदी में फेंका आपने, जाकर के क्यों जो है वो इस तरह की जो है वो हरकत करके उसका वीडियो बना करके वायरल किया। आपने वहां पर जाकर के इफ्तार को भी बदनाम किया है, आपने वहां पर जाकर के जो है वो इफ्तार का भी तमाशा बनाया है। आपकी नीयत ये थी कि वहां जाओ, वहां जाकर के इस तरह का जो है एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करो और उसको जो है वायरल करके थोड़ी बहुत कुछ आपको अगर वो मिल जाए, टीआरपी मिल जाए। बाकी अखिलेश यादव का तो काम हो ही गया, उनको तो अपना वोट बैंक के तुष्टीकरण का मौका मिल गया, क्योंकि उनको तो कांटा लिए बैठे रहते हैं, कहीं दिखे मछली फंसाएं और लेकर के आएँ और वोट बैंक को खुश कर लें। और ऐसी बिल्कुल जो कार्रवाई पुलिस ने की है बिल्कुल सही किया। अखिलेश यादव जो हथेली गर्म करने की बात कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ हथेली गर्म उनकी सरकार में हुआ करती होगी। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये लॉ एंड ऑर्डर से चलती है। यहाँ पर हथेलियों की चिंता जो है वो पुलिस को अपनी हथेलियों का इस्तेमाल करना बखूबी आता है। इलाज जितना अच्छा हमारे डॉक्टर योगी जी के पास है वो किसी के पास नहीं है। फिर याद रहे कि वो इलाज वो करते हैं कि फिर वो बीमारी दोबारा पनपती नहीं है। 9 लाख संपत्तियां वक्फ बोर्ड के होने के बावजूद आप नमाज सड़क पे क्यों पढ़ना चाहते हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ। रोज़े का टाइम था, रमज़ान का टाइम चल रहा था। 2015 में अपनी डिमांड लेकर के मुसलमान निकले तो उनको लाठियों से मारने का काम किया था आज़म खान जी के द्वारा। ये पीडीए का समर्थन कर रहे थे अखिलेश यादव। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। अभी हाल ही में एक खबर लगातार जो है वो तूल पकड़ रही है। हमने देखा कि बनारस के पंचगंगा घाट पर किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने रोज़ा इफ्तारी करी, उसकी बाकायदा वीडियो बनाई। उन्होंने वहाँ जो चिकन है उसका सेवन किया, यानी मांस का सेवन किया गया, और उसके बाद जो हड्डियां हैं वो गंगा नदी में प्रभावित की गई। उसके बाद लगातार अब इस मुद्दे पर हंगामा बना हुआ है। अखिलेश यादव इस पूरे मुद्दे पर कूदे और कहा कि जब वो इफ्तारी हो रही थी तो वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी हैं उनको कुछ अच्छा खिला देते या फिर उनके हाथ गर्म कर देते तो पुलिस अधिकारी नरम हो जाते। तमाम जो प्रतिक्रिया आ रही हैं उसके बाद एफआईआर हुई, 15 लोग अरेस्ट भी किए गए और उसके बाद तमाम प्रक्रिया हमने देखी। अखिलेश यादव हों, असदुद्दीन ओवैसी हों, ये प्रक्रिया दे रहे हैं और साथ एक स्वर में ये बात कह रहे हैं कि ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका उत्पीड़न है और जो भारत में अल्पसंख्यक समाज है उसका उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, वो वीडियो बनाने की मंशा क्या है, क्या वो लोग चाहते थे और क्या गंगा घाट के ऊपर या फिर गंगा के बीचों बीच इफ्तारी करना कितना सही है, कितना गलत है, ये पूरी जानकारी लेंगे और जानेंगे। अमिल शमसी जी हमारे साथ हैं। हमने पूरा मुद्दा देखा कैसे पंचगंगा घाट पर बीचों बीच गंगा के इफ्तारी की गई, इफ्तारी दावतें ये उड़ाई गई और उसके बाद जब अरेस्ट हुए ये लोग ये कृत्य करने के बाद तो अखिलेश यादव समर्थन में आ गए कि भैया इसमें क्या गलत किया। उनको पुलिस वालों को कुछ अच्छा खिला देना चाहिए था और उनके हाथ गर्म कर देते तो पुलिस वालों के दिल नरम हो जाते। नहीं तो पुलिस वालों के दिल नरम किसमें किस सूरत से हो जाते हैं, मैं तो ये बात समझना चाहता हूँ। सबसे पहली बात देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा, हर वर्ग को आज़ादी है, हर धर्म को आज़ादी है, लेकिन आज़ादी की चिंता हमें सिर्फ अपनी है, दूसरे की नहीं है। हम आज़ादी की चिंता सिर्फ मुसलमानों की कर रहे हैं, हम मुसलमान होकर के हम अपनी आज़ादी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये देखेंगे हमारी आज़ादी उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब किसी दूसरे वर्ग की, किसी दूसरे धर्म की आस्था की सरहद शुरू होती है। गंगा का मान हिंदू धर्म में क्या है, ये बात मुझे लगता नहीं किसी भी मुसलमान को बताने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा मुसलमान 2 साल का 3 साल का बच्चा क्यों ना हो, उसको पता है कि गंगा का महत्व, गंगा जी का महत्व हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में क्या है, किस हद तक जो है उनके लिए वो चीज़ें पूजनीय हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम किसी मुसलमान से कह दें कि साहब आप जो है वो गंगा जमनी तहजीब को निभाइए और गंगा जी को प्रणाम कीजिए, गंगा आरती का हिस्सा बनिए, तो नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके धर्म में, हमारे धर्म में ये चीज़ अलाउ नहीं है। हमारा धर्म ये नहीं अलाउ करता तो हम नहीं करेंगे। इसी प्रकार से हमें अपने धर्म की, अपनी आज़ादी की तो चिंता है, लेकिन हम दूसरे की धर्म की, दूसरे की आज़ादी की, दूसरे की भावनाओं की, उसकी आस्था की कदर नहीं करते। और इनको समर्थन देने के लिए अखिलेश यादव जैसे तथाकथित सेक्युलर कूद जाते हैं, जिनका मसला कहने का ये है कि जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करना है, जिन्हें इस बात से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी की आस्था पामाल हो रही है, किसी का वो। देखिए बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊँ, हम ये नहीं कहते कि गंगा के तट पर इफ्तार करने की हम आपको मनादी कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि कम से कम हम किसी के धर्म को
उनके किसी की आस्था को जो है चोट ना पहुंचाएं, किसी की हम आस्था को तकलीफ ना पहुंचाएं, हम किसी के जो है वो धर्म में इंटरफेयर ना करें। अगर वो जगह उनके लिए पूजनीय है, उनको ये लगता है कि अगर वो वहां पर आपके लिए अरेंजमेंट करें तो आप वहां पर आपका वेलकम है, लेकिन आप उनकी इजाजत के बिना वहां पर जाकर के अपने धर्म का काम करेंगे तो गलत है। फिर ये जो है टूकना चाहूंगा आपको, लेकिन उसकी प्रॉपर वीडियो बनाना, वो जो कचरा फेंक रहे थे, जो वो मांस के टुकड़े फेंक रहे थे, हड्डियां फेंक रहे थे, क्या वो नहीं लगता कि वो भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं जानबूझकर? मैं आपको बताऊं, देखिए वो उनका मसला क्या था, वो वहां इफ्तार नहीं करने गए थे। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, इस बात को मैं बता देना चाहता हूं कि वो वहां पर इफ्तार नहीं करने गए थे। इफ्तार को, रोजे को, रमजान को, ईद को और मुसलमानों को बदनाम ना करिए। आप वहां पर गए थे कंट्रोवर्सी क्रिएट करने, आप वहां पर गए थे उनकी हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए, आप वहां पर गए थे उनको जो है वो तकलीफ पहुंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, और जाकर के ये जो माहौल बना हुआ है ना, ये जो स्थिति बनी है, इस स्थिति को बनाने के लिए आप वहां पर गए थे। तो ये ना कहिए कि आप वहां पर इफ्तार करने के लिए गए थे या वहां पर आप इफ्तार कर रहे थे। इफ्तार कर रहे थे तो फिर आपने क्यों जो है वो अपना कोई भी इस तरह का वेस्ट जो है वो नदी में फेंका? आपने जाकर के क्यों जो है वो इस तरह की जो है वो हरकत करके उसका वीडियो बना करके वायरल किया? आपको इफ्तार करना था, आप इफ्तार करते, आप इफ्तार करके चले जाते। अगर आपको इफ्तार करना होता तो आपको इफ्तार नहीं करना था, आपको वहां पर जो है जाकर के इस तरह की वो करनी थी। और दूसरी चीज़ ये कि इफ्तार क्यों करना था नदी के ऊपर ही जाकर के? क्यों, जो क्या बनारस में मस्जिदें नहीं मौजूद थी? आपके वहां जाने से आपत्ति नहीं है, आप जो नियत से वहां पर गए थे उससे आपत्ति थी, है और रहेगी, और होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आज अगर आपको नहीं टोका जाएगा तो कल आपके हौसले और आपके की हिम्मतें और बुलंद होंगी और आप जो है वो सौहार्द को बिगाड़ने का काम करेंगे। ये आपने जो है वो इसमें मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूं कि आप वहां पर जाकर के केवल हिंदू धर्म की आस्था को आपने जो है वो पामाल या दुखी या पीड़ा नहीं दी है, आपने वहां पर जाकर के इफ्तार को भी बदनाम किया, आपने वहां पर जाकर के जो है वो इफ्तार का भी तमाशा बनाया है। आपकी नियत ये थी कि वहां जाओ, वहां जाकर के इस तरह का जो है एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करो और उसको जो है वायरल करके थोड़ी बहुत कुछ आपको अगर वो मिल जाए, टीआरपी मिल जाए। बाकी अखिलेश यादव का तो काम हो ही गया, उनको तो अपना वोट बैंक के तुष्टीकरण का मौका मिल गया, क्योंकि उनको तो कांटा लिए बैठे रहते हैं, कहीं दिखे मछली फंसाएं और लेकर के आएँ और वोट बैंक को खुश कर लें। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है। लेकिन इस तरह से किसी भी तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, और ऐसी बिल्कुल जो कार्रवाई पुलिस ने की है बिल्कुल सही किया। अखिलेश यादव जो हथेली गर्म करने की बात कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ हथेली गर्म उनकी सरकार में हुआ करती होगी। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये लॉ एंड ऑर्डर से चलती है। यहाँ पे हथेलियों की चिंता जो है वो पुलिस को अपनी हथेलियों का इस्तेमाल करना बखूबी आता है। लेकिन अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि इफ्तारी करके क्या गलती कर दी? क्या गंगा किनारे इफ्तारी नहीं हो सकती? गंगा जी के अंदर इफ्तारी नहीं हो सकती? मैंने सोशल मीडिया पे कई प्रतिक्रिया देखी, कई मुसलमान लोग भी जो समुदाय के लोग हैं वो गलत मान रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव गलत नहीं मानने को तैयार। नहीं, उन अखिलेश यादव के जैसे लोगों के प्रोत्साहन पर ही तो वहाँ करने गए थे। अखिलेश यादव के कहने पर ही तो वहाँ, अखिलेश यादव जैसे नेताओं के कहने पर ही तो वहाँ करने के लिए गए होंगे, क्योंकि वो इफ्तार नहीं था, वो एक शोशा था। इस्लाम में सरासर मनादी है इस तरह के कृत करने की। आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आपकी इबादत किसी के लिए परेशानी का सबब नहीं बनना चाहिए, और बनती है तो फिर आपकी वो इबादत नहीं मानी जाएगी। आप वहाँ पर क्या करने के लिए गए थे? आप वहाँ पर गए थे दिखाने के लिए, आप वहाँ पर गए थे कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, वहाँ पर आप गए थे, खुल के साफ सुनिए, वहाँ पर आप गए थे हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए। आपको ऐसी क्या ज़रूरत थी? ऐसी कौन सी कमी आ गई थी? क्या बनारस में मस्जिदों की कमी है? क्या बनारस में जो है वो इफ्तार की जगहों की कमी है? आप जाते, भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जो है वो नदी में जाना था या आपको जो है वो वहाँ पर जो उस घाट का जो है आनंद लेना था, आप वैसे भी जा करके ले सकते थे, बोट पर बैठ करके। मनादी तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर जाना, उसके ऊपर बोट के ऊपर बैठ करके इफ्तार करना, वहाँ पर फिर नॉनवेज भी खाना, और नॉनवेज खाने के बाद में फिर उसको नदी में भी फेंकना, तो आप क्या दिखाना चाहते थे? आप ये दिखाना चाहते थे कि हिंदू धर्म के लिए तो गंगा जी में आस्था है, उनके लिए जो है वो सम्मानित चीज़ है ये उनके धर्म में, हमारे लिए नहीं है, हम नहीं मानेंगे। ये वो वाली बात है। ये तो फिर वही वाली बात हो जाती है भाई साहब, एक वर्ग जो है वो गौ माता मानता है तो दूसरा वर्ग क्या जो है वो कहेगा हम गौ हत्या कर लेंगे। नहीं कर सकते। आपको अगर भारत में रहते हैं तो आपको सबकी आस्था का सम्मान करना पड़ेगा। वो आपकी आस्था का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? वो कह दें कि नहीं साहब जो है वो ठीक है, आपने जो है वो आकर के गंगा जी में जो है वो इफ्तार कर लिया, तो आकर के हम जो है वो आपके धार्मिक स्थलों पर जो है वो अपने धार्मिक कृत करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जो है यहाँ भी नहीं रुके, वो कह रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक पक्षपात जो है वो दिखाता है कि किस तरीके से हो रहा है और समाज में विघटन पैदा कर रहा है, समाज में दूरी पैदा कर रहा है। मतलब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो समाज में दूरी हो रही है।
नहीं, देखिए, अगर इसी को, अगर हम इसी सिचुएशन को वाइस वर्सा ले लें और फिर अखिलेश यादव की क्या उसमें जो है वो प्रतिक्रिया होती, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं। अखिलेश यादव का एक सूत्रीय कार्यक्रम है अपने वोट बैंक की चिंता करना। आज भी अभी भी वर्तमान स्थितियों को देख लीजिए, देश दुनिया भर में क्या स्थिति चल रही है, भारत पर जिस तरह से जो है वो, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ भारत सरकार का कि उनकी कूटनीति, उनकी विदेश नीति जो है आज काम आ रही है कि हम जो है वो इतनी सुकून की परिस्थितियों में बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे देश के जो तथाकथित सेक्युलर दल हैं वो वोट बैंक को खुश करने के लिए उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। तो इनका काम है, इनको सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि किसी तरह से जो है वो हिंदू और मुसलमान को डिवाइड करो, किसी तरह से जो है वो बहुसंख्यकों की आस्था से खिलवाड़ होने दो, उसके बाद दूसरे वर्ग का साथ ले लो, एक जाति को और एक धर्म को मिला करके वोट लेकर के सरकार बना लेंगे। लेकिन ये होने नहीं वाला। ये नया भारत है, ये जागरूक भारत है। इस तरह के इनके प्रोपेगेंडे अब हरगिज़ नहीं चलेंगे। दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं एकदम साफ, अखिलेश यादव को इस बात को सोचना होगा और अब तय करना होगा कि अखिलेश यादव जो है वो ये खुल करके इस बात को कहेंगे कि वो जो है वो बहुसंख्यकों की आस्था जो है उनके लिए आस्था नहीं है और केवल अल्पसंख्यकों की आस्था ही उनके लिए आस्था है, या तो इस तरह की खुल के बात कहेंगे अखिलेश यादव। अगर वो एक राजनेता हैं, अगर आप अपने आप को खुद पॉलिटिकल व्यक्ति कहते हैं, अगर वो जो है वो एक संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, उनको इस बात की पता होना चाहिए कि आपको सबको सम्मान देना है, आपको सबकी आस्था की चिंता करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान की आस्था की चिंता ना करिए, वो तो आपसे ज़्यादा मुझे लगता है कोई करता ही नहीं होगा, क्योंकि आपका काम ही वही है। दूसरी, इस बात की भी चिंता करिए कि हिंदू वर्ग की भी आस्था को कोई नुकसान ना हो, उनको भी ठेस ना पहुँचे, क्योंकि बहुसंख्यकों को ठेस पहुँचा करके अल्पसंख्यकों को खुश कर लेंगे। अगर ये मंसूबा आपके दिल में है तो याद रहे कि उससे ज्यादा अल्पसंख्यक आपको गालियां दे रहे हैं। अच्छा, अभी हैदराबाद से एक बड़ी रोचक खबर निकल के आई है। वहाँ पे एक, ध्यान से सुनिएगा, मुस्लिम स्कॉलर अपने आप को कहते हैं सैयद आयूब, और कह रहे हैं कि नमाज होगी ईद पर मस्जिद से लेकर सड़कों पर, जिसमें दम हो रोक लें, योगी में दम हो रोक लें, और जिस प्रशासन के व्यक्ति में दम हो वो हमें रोक लें, और मुसलमान बाहर आएगा सड़कों पर और नमाज पढ़ेगा। ये मुस्लिम स्कॉलर नहीं है, ये मुस्लिम वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं। ये स्कॉलर नहीं है, इनके ये वाइट कॉलर क्रिमिनल हैं सारे। दूसरी बात ये कि हैदराबाद से एक 15 मिनट वाला भी स्वर उठा था एक बार, मुझे याद आ रहा है कि 15 मिनट के लिए जो है वो पुलिस को हटा लो, फिर हम बताते हैं। तो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा करके योगी जी इंतज़ार कर रहे थे, वो मौलाना साहब आए नहीं यहाँ। दूसरी बात ये कि देखिए, ये लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं उनको जो है वो बरेली वाले मौलाना साहब हमारे एक हैं, उनसे थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, और उनकी जो स्थिति को भी देखें, उनके परिणाम को भी देखें। मुसलमानों को, इन लोग का मसला क्या होता है, देखिए बात समझिए, इनको ये पता है कि एक बयान ये इन्होंने जारी कर दिया, इनको कोई नहीं जानता था। ये मुस्लिम स्कॉलर हैं, आज आपने मुझे बताया, मैं भी नहीं जानता। आप मैंने आज से पहले शायद इनकी कभी शक्ल भी ना देखी हो, नाम सुनना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम होता है लाइमलाइट में आना। इनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके इस बयान से जो है मुसलमानों के लिए कितना नुकसान है, मुसलमान कितना जो है वो इसमें वो हो जाएगा। लेकिन ये अपने आप को दिखाने के लिए कि साहब मैं सबसे बड़ा मुसलमानों का स्कॉलर हूँ, मैं सबसे बड़ा मुसलमानों का नेता, उस तरह के बयान दे देते हैं। ये उत्तर प्रदेश है, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश है। यहाँ पर सभी वर्गों को अपने सारे धार्मिक कार्यक्रम पूरी आज़ादी से करने की अनुमति है। उत्तर प्रदेश की सरकार उनको पूरी सुरक्षा देती है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करने का अगर कोई प्रयास करेगा तो उसका इलाज जितना अच्छा हमारे डॉक्टर योगी जी के पास है वो किसी के पास नहीं है। फिर याद रहे कि वो इलाज वो करते हैं कि फिर वो बीमारी दोबारा पनपती नहीं है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ मौलाना साहब, अगर आपकी ये वीडियो उन तक पहुँचे, एक बात। दूसरी बात ये कि मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी सारी आपने खुद मुझसे कहा या मैंने अभी सुना कि 9 लाख संपत्तियाँ वक्फ की हैं, फिर भी नमाज आपको सड़क पे ही क्यों पढ़ना है? 9 लाख संपत्तियां वक्फ बोर्ड के होने के बावजूद आप नमाज सड़क पे क्यों पढ़ना चाहते हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ। इतनी संपत्तियां होने के बाद भी, जब भाई चलो ठीक है, अगर आपके पास कोई धार्मिक स्थल नहीं है, आपके पास जो है कोई जो है मस्जिद नहीं है, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप सड़क पे पढ़ लो, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं उसके बावजूद आपको सड़क पर ही पढ़ना है, तो फिर आपको नमाज नहीं पढ़ना है, फिर आपको वही काम करना है जो अखिलेश यादव बनारस में करवा रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो शोशे छोड़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में आना है, आकर के जो है वो अपनी टीआरपी बढ़ाना है, और उसके बदले खुद को मुसलमानों का नेता दिखा के सेक्युलर दलों के हाथ मुसलमानों के वोट बेचने हैं। एक सूत्र कार्यक्रम आपके पास है। और याद रहे, ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की जो भी कोशिश करेगा उसका इलाज ये सरकार जितना अच्छे से जानती है, बल्कि इस सरकार से अन्य प्रदेशों की सरकारें भी सीख रही हैं।
अभी आपने विदेश नीति की बात करी, जो भी साउथ ईस्ट में ये सब चल रहा है, जो हार्मोस का पूरा ये मुद्दा है, उसमें जब ये एलपीजी के जो वाहन है वो वापस जहाज वापस अब आ रहे हैं भारत की तरफ, पहले विपक्ष कह रहा था कि विदेश नीति फेल है और मोदी अपना पक्ष नहीं ले रहा या फिर भारत पक्ष नहीं रख रहा, तो इसकी वजह से, लेकिन जब वो सब जहाज आए तो अब ये कहा जा रहा है कि ईरान ने तरस खाया भारत पे तो आए हैं। देखिए, इनका एक मसला क्या है, इनको सिर्फ और बड़ी अच्छी बात यह है, आप एक बात देखिए, एक बात को गौर करिएगा कि ईरान ये कह रहा है कि भारत हमारा दोस्त है, हम भारत के शुक्रगुजार हैं, भारत ईरान की मदद कर रहा है जो कि सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि ईरान और भारत दुश्मन है। भारत जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का जहाज़ आने में कोई समस्या, उनको ज़रा सी आशंका, कोई समस्या नहीं थी। ईरान हमेशा से बहुत क्लियर था, भारत भी हमेशा से बहुत क्लियर था, उनको पता था मोदी जी को कि हम अपने जहाज़ ले आएंगे, देशवासियों को परेशान नहीं होने देंगे, क्योंकि उनके लिए प्राथमिकता 140 करोड़ देशवासी हैं, उनको परेशान नहीं होने देंगे। उस स्थिति को उनके माइंड में सब हर तरफ बहुत क्लियर थी बात, लेकिन विपक्ष ये भ्रम फैलाए हुए था कि वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आएगा तो यहाँ पे एलपीजी की किल्लत शुरू हो जाएगी। यहाँ शोशा छोड़ दिया कि एलपीजी ख़त्म हो गई, एलपीजी नहीं मिल रही है। उसके बाद में जब ईरान ने दे दी तो ये कह रहे नहीं साहब, ईरान ने तो इसलिए दे दी क्योंकि वो भारतीय नागरिकों ने जो है वो ईरान के प्रति जो है वो बहुत अपना वो भाव दिखाया था, इसलिए दे दी। हाँ, तो इनकी ये सोच है, ये इनकी मानसिकता है। इनको अपने देश की कूटनीति पर विश्वास नहीं है, इनको अपनी विदेश नीति पर विश्वास नहीं है। इनको विश्वास किस पे होगा? ट्रंप क्या कह रहा है। इनको विश्वास किस पर होगा? इजराइल क्या कह रहा है। इनको विश्वास किस पे होगा? पाकिस्तान क्या कह रहा है। अपने देश की स्थिति पर इनको विश्वास नहीं होगा। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए, भारत 140 करोड़ देशवासियों के समर्थन, भारत 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा, उनकी तरक्की, उनके हितों के लिए बारे में सोचने वाली सरकार है भारत में। उनका एक सूत्र कार्यक्रम है अपने 140 करोड़ देशवासियों को प्राथमिकता देना। आज भी आप देख लीजिए युद्ध की क्या स्थिति चल रही है पूरे विश्व में, लेकिन भारत की प्राथमिकता क्या है कि भारतीय नागरिक सुरक्षित वापस आ जाए, भारतीय नागरिक सारे अपने वतन वापस आ जाएं, सुरक्षित हो जाएं। ये भारत सरकार की प्राथमिकता है। तो ऐसी नीति पे काम करती है भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार दिखावे वाली राजनीति नहीं करती है। ये भूल जाए कांग्रेस वाले कि वो जो जिस देश के प्रति वो बात कर रहे हैं, वो तो कह रहा है कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन कांग्रेसी कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमारा दुश्मन है, भारत ने अपना दुश्मन बना लिया है। अगर ये भारत की कूटनीति की जीत है कि आज इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे देश पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ रहा, तो ये भारत की विदेश नीति की जीत है। मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को एक बात, फिर इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस अपने केवल और केवल वोट बैंक को खुश करने के लिए, टू बी वेरी क्लियर, केवल और केवल वोट बैंक को खुश करने के लिए एक होड़ लगी हुई है इन सबों में कि कौन सबसे पहले मुसलमानों का दिल जीत ले, कौन सबसे पहले मुसलमानों को जो है वो अपने उसमें ले आए, कौन मुसलमानों के जो है वो अपने आप को दिखा दे कि मैं सबसे बड़ा उनका रहनुमा हूँ, सबसे बड़ा उनका रहबर हूँ। उसकी एक रेस चल रही है, उसमें सपा, कांग्रेस, फलाना ढमकाना सब दौड़ रहे हैं। इनके लिए केवल और केवल वोट बैंक प्यारा है, देश के प्रति इनका कोई वो नहीं है। लेकिन भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 140 करोड़ देशवासियों के लिए समर्पित है और देशवासियों के भले के लिए काम करती है। जो देशवासियों के लिए बेहतर होगा वो ये सरकार करेगी, उसने करके दिखाया है। अच्छा, बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर 9 साल योगी सरकार को हो चुके हैं। अखिलेश यादव तो एक ही राग ला पर हैं कि शासन व्यवस्था ठप, अर्थव्यवस्था ठप, युवाओं का रोजगार ठप, लेकिन आप इन बीते 9 सालों में आपने क्या देखा? ये इन बीते 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास की गंगा को पहुंचाई है, वो केवल मैंने नहीं, देश के हर एक नागरिक ने देखा। अखिलेश यादव आज जो है वो इस तरह की बात जो कर रहे हैं, पिछले 5 सालों में जब भी अखिलेश यादव से पूछो कि आपने क्या काम किया था, तो जा करके वो आगरा एक्सप्रेसवे पर खड़े हो जाते हैं, तो वो मैंने आगरा का एक्सप्रेसवे बनाया। तो मैं ये कह सकता हूँ खुल के इस बात को कि अपने 2012 से लेकर के 2017 के कार्यकाल में अखिलेश यादव ने जो इकलौता एक काम किया था कि एक आगरा का एक्सप्रेसवे बनाया था, आज तक उसी का ढोल बजा रहे हैं। लेकिन 9 साल की सरकार में योगी आदित्यनाथ ने उनसे कई गुना एक्सप्रेसवे बना करके 4 गुना ज़्यादा काम करके ये दिखा दिया, 4 गुना ज़्यादा एक्सप्रेसवे बना करके दिखा दिया कि देखो, अगर विकास करना चाहते हो तो 3 साल के अंदर कर सकते हो। 2017 से 22 के कार्यकाल में 2 साल कोरोना काल ले गया था, 3 साल के भीतर काम किया योगी आदित्यनाथ ने। इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है कि इकलौता एक काम इन्होंने किया था कि इन्होंने लखनऊ से आगरा तक का एक एक्सप्रेसवे बनाया था। वो लखनऊ से जाओ आगरा, और उसके बाद भी जो आगे दिल्ली तक जोड़ा हुआ था वो इनका बनाया हुआ नहीं है, वो इनकी सरकार में बना हुआ नहीं है। आज योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को विभिन्न
एक्सप्रेसवे के जरिए राजधानी से जोड़ने का काम किया। गंगा एक्सप्रेसवे किसने बनाया? योगी आदित्यनाथ ने। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसने बनाया? योगी आदित्यनाथ ने। कानपुर एक्सप्रेसवे किसने बनाया? योगी आदित्यनाथ ने। लखनऊ मेरठ एक्सप्रेसवे किसने बनाया? योगी आदित्यनाथ ने। जो काम योगी आदित्यनाथ ने करके दिखा दिया 9 साल के अंदर, वो अगर इन तमाम सेक्युलर दलों के आज़ादी से लेकर के आज तक के कामों की बात कर ले, उससे भी 3 गुना ज़्यादा काम किए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने का आपने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनाया, योगी आदित्यनाथ ने 25 बना दिए। आप एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना सके, योगी आदित्यनाथ ने 30 से ज़्यादा बना दिए। योगी आदित्यनाथ ने जो विकास करा वो अखिलेश यादव जी आप सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि आप विकास नहीं करना चाहते थे, आप परिवारवाद करना चाहते थे। आपको इस बात की चिंता थी कि आपके भाई की 5 करोड़ की गाड़ी आ जाए, भले जो है वो प्रदेश की जनता जो है वो जो चप्पल पहने वह उतर जाए उसकी। आपने सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में सरकार बना करके जनता को धोखा देने का काम किया है। विकास का काम अगर किसी ने किया है तो केवल और केवल योगी आदित्यनाथ ने किया है, करके दिखाया है। और दावे से इस बात को कह सकता हूं कि बगैर भेदभाव के आज हर मीडिया के चैनल पर आप खड़े होकर के कहते हैं कि साहब योगी आदित्यनाथ तो जो है वो केवल हिंदुओं के लिए काम कर रही है, मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही। जितना विकास इन 9 सालों में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का हुआ है 75 साल में नहीं हुआ। आज अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ये जो 9 साल हैं पीढ़ी विरोधी हैं और अल्पसंख्यक उत्पीड़न रहे हैं। ये 9 साल अल्पसंख्यक का उत्पीड़न हुआ है। अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न क्या होता है वो आजम खान साहब से पूछिए जा करके। रोज़े का टाइम था, रमज़ान का टाइम चल रहा था। 2015 में अपनी डिमांड लेकर के मुसलमान निकले तो उनको लाठियों से मारने का काम किया था आजम खान जी के द्वारा। ये पीडीए का समर्थन कर रहे थे अखिलेश यादव। पीडीए क्या है? पीडीए को ये कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पीडीए मैं आपको बता दूं, पीडीए अखिलेश यादव जी अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, पीडीए का सीधा फुल फॉर्म है पीपल डिनाइड अखिलेश। उत्तर प्रदेश की जनता आपको नकार चुकी है। आपका सुपड़ा 2017 में साफ हुआ था, 2022 में साफ हुआ, 2027 में फिर साफ होगा। और याद रहे कि 2047 तक उत्तर प्रदेश में या देश में आप जैसे दलों के लिए कहीं कोई वैकेंसी नहीं है।